दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट हुई। और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह कि बाजार ऊपर के लेवल से आ गया नीचे, तो पॉजिटिव माहौल बन गया निगेटिव। लेकिन इसके बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आईआरएफसी इस समय बहुत नीचे है, क्योंकि ये स्टॉक आपको पता होगा कि 229 तक चला गया था पिछली बार तेजी के दौर में। वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे आ गया है, लेकिन यही स्टॉक है जिसने इसको लोगों को काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया था, क्योंकि 19-20 रुपये का स्टॉक 229 तक चला गया था। आने वाले इसमें क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के जो नाम निकल के आए हमारे सामने, वो क्या इशारा करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने जिस तरह से खरीदारी शुरू की है उससे तो समझ में आ रहा है कि आईआरएफसी आने वाले समय फिर शानदार कर सकता है। तो समझने की बात करें, यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको जानेंगे। और आने वाले समय जैसे कि आईआरएफसी अब नवरत्न कंपनी बन चुकी है और अब निकट भविष्य में ये महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो क्लियरली आप देखो कि कंपनी अपना पोर्टफोलियो बढ़ा चुकी है। कंपनी अब रेलवे सेक्टर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर चुका है। ऐसे में क्या है आगे की उम्मीद जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि 80,718 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 150 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, 0.19% की तेज़ी थी। लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो बहुत ही शानदार हुई थी 81,456 पर। वहाँ से बाज़ार में दबाव बन गया, आप देखें, जिसकी वजह से शेयरों की प्राइस भी नीचे आई। तो जो शानदार तेज़ी थी वो तेज़ी रह नहीं पाई। जीएसटी की जो हमारे सामने अनाउंसमेंट हो चुकी है, 2 स्लैब रह गए जीएसटी के, 12% और 28% का स्लैब हटा दिया गया। अब सिर्फ 18% और 5% के ही स्लैब रह गए और बहुत सारी चीज़ें सस्ती भी कर दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज एफआई रोज़ की तरह बिकवाल थे, जिसमें आप देख सकते हो कि एफआई ने आज 12,262 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन सामने 12,369 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो बिकवाली निकल कर आई है 106 करोड़ की है। राहत भरी खबर ये कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज ये बिकवाली काफ़ी कम रही है, क्योंकि 3 सितंबर को इन्होंने 1,666 करोड़ की बिकवाली की थी, 2 सितंबर को 1,159 करोड़ की बिकवाली की और 1 सितंबर को 1,429 करोड़ की बिकवाली की थी। आज की बिकवाली सबसे कम है। वैसे इस महीने में 4 ट्रेडिंग में 4,361 का माल बेचा है। आप देखो कि एफआई ने बाजार को सपोर्ट मिला तो वो है डीआई की तरफ से। आज डीआई ने 16,588 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,354 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब ये कि उन्होंने 2,233 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो 11,622 करोड़ की खरीदारी ऑलरेडी इस महीने में कर चुके हैं और पिछले कई महीनों से बाजार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, वो है डीआई। अब यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज 25,853 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.47% की तेज़ी थी, यानी लगभग आधा % की तेज़ी थी। उसके बावजूद भी देखें तो आईआरएफसी नीचे आ गया, तो 122 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.28% की गिरावट थी। तो शुरुआत 124 पर पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार जैसे नीचे आया यहाँ पर भी दबाव बन गया। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 4.75% की गिरावट हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 14.74% की गिरावट हुई है, यानी लगातार इसने निगेटिव रिटर्न दिया, जबकि पिछले एक साल में 29.79% की गिरावट हुई है। यानी पिछले एक साल से ये लगातार लोगों को निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 459% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। स्टॉक 20 रुपये के आसपास था, वो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त इस समय दौड़ता हुआ आपको दिखाई देगा इस लेवल पर भी। पिछले 5 साल में 398% का इसने दौड़ लगाई है। कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो अभी भी फ़ायदा हो रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इंडियन रेलवे है जो लगातार आप देख सकते हो कि बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू करते हैं। वंदे भारत भी शुरू की है। तो ये जो ट्रेनें शुरू की जा रही है, इसके लिए जो खर्च होता है उसके रूप में जो आप देखें जो पैसा है आईआरएफसी लगाती है, उनको रेंट देते हैं। तो आईआरएफसी को इंडियन रेलवे रेंट देती है। तो आप समझते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से हर साल बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू की जाती है, बहुत सारे नए इंजन खरीदे जाते हैं, कोच का निर्माण किया जाता है, ट्रैक्स बिछाए जाते हैं। इन सब के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और ये पैसा आईआरएफसी प्रोवाइड करती है और इसके बदले में आईआरएफसी को रेंट दिया जाता है।
इस समय IRFC देखें तो बहुत मजबूत कंपनी है। एक NBFC आप देखें यहाँ पे, इसमें मार्केट कैप के लिहाज से बहुत बड़ी कंपनी है। 1.59 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है 4 सितंबर 2025 के हिसाब से। कंपनी देखिए बाज़ार से फंड रेज करती है बॉन्ड्स के माध्यम से, और फिर ये जो फंड है वो रेलवे की कंपनियों को प्रोवाइड करती है। तो इन पैसों के माध्यम से वंदे भारत जैसी ट्रेनें बनाई जाती है, नए इंजन कोच का निर्माण किया जाता है, बहुत सारे नए ब्रिज बनाए जाते हैं, उन सब में IRFC का पैसा लगा रहता है, और इसीलिए IRFC का बिजनेस बहुत ही शानदार है। तो आप देख सकते हो कि जैसे कि इंडियन रेलवे को वंदे भारत ट्रेन खरीदनी होती है, उनके पास उतना फंड नहीं होता है, तो IRFC रेलवे को वंदे भारत जैसी ट्रेनें खरीद के उनको रेंट पे देती है। तो सारा पैसा IRFC लगाती है, और इसीलिए एक तरह से देखें तो वंदे भारत जैसी ट्रेनों के जो मालिक है वो IRFC है। वंदे भारत की बात करो 160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ने वाली ये ट्रेन है, और इस समय 150 वंदे भारत है जो अलग अलग स्टेशन से रन कर रही है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, RVNL और टेक्समेको ने यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है। आने वाले समय बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा जॉइंट वेंचर्स बनाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिस तरह से लगातार ये फैसले किए जा रहे, उसका जो फ़ायदा है वो IRFC को ही होगा कि रेलवे की जो कंपनी है, चाहे वो RVNL हो या टेक्समेको रेल हो, इन सबको भी फंड प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है। ऐसे में जितने नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे उसका सीधा जो फ़ायदा होता है वो IRFC को होता है। IRFC का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, तो ये देख सकते कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं रेलवे के अंदर। ऐसे में आने वाले समय IRFC और शानदार करता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े आए, वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो 31 जुलाई 2025 के हिसाब से ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 76.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 1.50% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 54.30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.89% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 19.55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.44% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 19.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 17.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 0.84% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 15.78 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 1.77% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF ने 12.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.63% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 1.96% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में नवीन निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 1.99% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स ने 7.73 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 4.28% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यानी सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है वो जम के खरीदारी करेगा, जो निवेश है वो बहुत ही शानदार हुआ है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया है। तो इससे बात तो समझ में आ रही है कि IRFC का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यहाँ पे देख सकते हो कि बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, इस बार जून का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा। टोटल इनकम 6,918 करोड़ के आसपास रही, जबकि मार्च में 6,723 करोड़ के आसपास थी। यहाँ पे खर्च है उसमें वृद्धि हुई थोड़ी, 48.16 करोड़ का खर्च इस बार जून में था, जो मार्च में 45.56 करोड़ के आसपास था। सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का खर्च बहुत ही कम है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो 1,745 करोड़ के आसपास बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में मार्च में 1,681 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट भी बढ़ा है कंपनी का और इनकम भी बढ़ी है। बेसिक EPS में वृद्धि हुई है, 1.34 रुपीज़ के आसपास आया जून में, जो मार्च में 1.29 रुपीज़ के आसपास था। ऐसे में काफ़ी फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है IRFC का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।